हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चाणक्य ने सम्राट बनने के लिए क्या बचपन से चंद्रगुप्त मौर्य को किया था तैयार। तो इतिहासकारों की क्या है राय, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका जिक्र संस्कृत, पाली, प्राकृत और यहाँ तक कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं की कई रचनाओं में मिलता है। मैगास्थनीज की इंडिका हो, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का प्रमाणिक विवरण मिलता है। यहाँ तक कि अशोक, उनके पोते अशोक ने अपने शिलालेख में अपने दादा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकारों की एक राय है कि बौद्ध स्रोतों से दीर्घ निकाय और दिव्य वदान में मौर्य लोगों को पिपली वन पर राज करने वाले क्षत्रियों का वंशज कहा गया है। दूसरी ओर कई विद्वानों का मानना है कि मौर्य शब्द की जड़ मयूर में है, जिसकी वजह से माना जाता है कि वे उस क्षेत्र के रहने वाले थे जहां बहुत मोर थे, या फिर उनके जीवन में मोर की बहुत अहमियत थी। कुछ लोग मानते थे कि वो मोर पालते थे, जबकि कुछ मानते थे कि मोर का शिकार करते थे। विशाखा दत्त ने अपने चर्चित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषला शब्द का प्रयोग किया है। कुछ लोग उसका अर्थ शूद्र का बेटा बताते हैं, लेकिन राधा मुकुंद मुखर्जी अपनी किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि वृषला एक आदर सूचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा राजा। कई प्राचीन राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार से वृषला संबोधित करते हैं। चाणक्य से मुलाकात। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य से मुलाकात। यूनानी इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के बोलने के अंदाज ने सिकंदर को नाराज कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में कई मतभेद है, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में 21 वर्षों तक राज किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पंजाब में स्थापित किया और फिर पूर्व में जाकर मगध पर नियंत्रण किया। इस पूरे अभियान में चंद्रगुप्त की मदद आचार्य चाणक्य ने की। चंद्रगुप्त की चाणक्य से मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। क्या कहानी है कि प्राचीन रचनाओं में वर्णन मिलता है कि मगध के राजा धनानंद के खराब व्यवहार से आहत चाणक्य ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे। उसी समय 12 वर्ष के चंद्रगुप्त ने बच्चे के खेल में राजा की भूमिका निभाते हुए एक दरबार लगा रहा। देविका रंगाचारी अपनी किताब द मौर्य चंद्रगुप्त टू अशोका में लिखती कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक पेड़ के तने पर बैठकर सबूतों के आधार पर न्याय करते हुए देखा। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस लड़के के अभिभावक से अनुरोध किया कि वो उसे उनके साथ जाने दे। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। यह जगह अब पाकिस्तान में है। वहाँ उन्होंने उनको गुरुकुल में प्रवेश दिलाया। उस समय तक्षशिला शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा चाणक्य ने बार बार उनकी परीक्षा लेकर आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया। इसी दौरान सिकंदर ने भारत पर अपना अभियान शुरू किया। मौके का फायदा उठाने में माहिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर से मिलने भेजा। इसी दौरान सिकंदर ने यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि इस बात का संदेह नहीं है कि चंद्रगुप्त मगध पर हमले के लिए सिकंदर की मदद मांगने गए थे, मगर यह बैठक कामयाब नहीं हुई। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सामने कुछ ऐसी बात कही जिससे उसे पसंद नहीं आई। एक यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने लिखा कि चंद्रगुप्त के बोलने के अंदाज ने सिकंदर को इतना नाराज कर दिया कि उसने उसे मारने का आदेश दिया। अपने पैरों की तेजी की वजह से चंद्रगुप्त की जान बच गई। वहां से भागने के बाद जब चंद्रगुप्त थक कर सो रहे थे तो एक बड़े शेर के पास गया। उसने अपनी जीभ से उसके शरीर से बहने वाले पसीने को चाटा और वहां से चला गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। जस्टिन के विवरण से पता चलता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध को लोगों को आज़ाद करा लिया था। अब चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य था मगध। वहां चंद्रगुप्त की अपेक्षाकृत छोटी सेना थी। इसका मुकाबला धनानंद की सेना से था। जीत चंद्रगुप्त की हुई। इस लड़ाई का वर्णन बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु में मिलता है। उसके अनुसार भद्रशाला के नेतृत्व में नंद के सैनिकों ने चंद्रगुप्त के बाहरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में धनानंद को छोड़कर नंद वंश के सभी भाई मारे गए। इस पूरे अभियान में चाणक्य के साथ सोए रहते थे, साए की तरह रहते थे। देविका रंगाचारी ने लिखा कि इसे पूरे कथनांक पर चाणक्य की छाप साफ देखी जा सकती है। कई जगह तो चंद्रगुप्त मूक दर्शक बने दिखाई देते हैं, जो चाणक्य के साथ साथ चलते हैं और उनकी बनाई योजना पर चलते हुए मगध के राजा बन जाते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आप किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास करें कि सारा भविष्य उसके ऊपर ही छोड़ दें। लेकिन जब चंद्रगुप्त से ये सब कर रहे थे तो वो बहुत युवा थे। चाणक्य और धनानंद की टकरार। तो राधा मुकुंद मुखर्जी की बुक्स में
ये लिखा हुआ है कि चाणक्य की धनानंद से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने गद्दी से हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। चाणक्य, ऐसा वर्णन है कि एक बार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में धनानंद के दरबार में बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी दरबार में धनानंद ने प्रवेश किया और पहली नज़र चाणक्य पर पड़ी। दीपा अग्रवाल अपनी किताब चाणक्य द मास्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट में लिखती है कि चाणक्य ने राजा को देखने के बावजूद भोजन करना जारी रखा। दम्भी राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने आदेश दिया कि चाणक्य अपना भोजन रुककर तुरंत दरबार से निकल जाए। जब चाणक्य ने उनकी बात नहीं सुनी तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद चाणक्य गुस्से से उठते हुए बोले कि तुम तब तक अपनी चाणक्य ने उठते हुए बोले कि अपनी चोटी वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो नंद वंश की जड़ों को उखाड़ नहीं देते। इसके बाद से वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमने लगे जो उनके इस प्रण को पूरा करने में मदद कर सके। दुर्धरा से चंद्रगुप्त का विवाह। तो धनानंद की सबसे छोटी बेटी दुर्धरा थी। धनानंद की हार के बाद उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और चाणक्य ने अपनी चोटी फिर से बांधनी शुरू कर दी। चंद्रगुप्त और चाणक्य का निर्भरता का तो देविका रंगाचारी की किताब से ये स्पष्ट मालूम होता है कि चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य मगध था। वहाँ चंद्रगुप्त की अपेक्षाकृत छोटी सेना मुकाबला धनानंद की विशाल सेना था, लेकिन जीत चंद्रगुप्त की हुई। देविका रंगाचारी लिखती कि चाणक्य ने प्रस्ताव दिया कि चंद्रगुप्त निर्वासित राजा की सबसे छोटी बेटी दुर्धरा से विवाह कर ले। ये बात अजीब सी लगती है कि जिस लड़की के पिता को सिंहासन से हटाया गया वो कैसे ऐसा करने वाले विवाह के बारे में सोच सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव के राजनीतिक अर्थ थे। पहले भी शादी के माध्यम से दो विरोधी राजाओं को एक करके कटुता दूर करने की कोशिश की जाती रही है। पाटलिपुत्र की भव्यता। पाटलिपुत्र 320 ईस्वी तक चंद्रगुप्त अपने सारे भारतीय प्रतिद्वंदियों को हराकर गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना नियंत्रण कर चुके थे। उस जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की गिनती दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होती थी। डाइटर शिलिंगलॉफ अपनी किताब फोर्टिफाइड सिटीज ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि पाटलिपुत्र का कुल क्षेत्रफल 33.8 किलोमीटर था। मिस्र की शहर अलेक्जेंड्रिया का क्षेत्रफल उससे आधा था, जबकि रोम का क्षेत्रफल 1372 वर्ग किलोमीटर था। तो आप समझ सकते हैं कि पाटलिपुत्र उसमें क्या था। जब सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने उसके साम्राज्य को वापस पाने के लिए पूर्व की तरफ कदम बढ़ाए तो यह कोशिश उल्टी पड़ गई। 305 ईस्वी पूर्व में उनका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, जो उसकी बड़ी हार हुई। विलियम डेल रिम्पल अपनी किताब द गोल्डन रोड में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने 9000 हाथियों में से 500 हाथी सेल्यूकस को देकर यह भूमि ली थी। सेल्यूकस ने अपने राज्य का पूर्वी इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया था। दोनों पक्षों के बीच गठजोड़ और मजबूत हुआ जब चंद्रगुप्त ने एक बेटे का विवाह सेल्यूकस की बेटी से कर दी। पैट्रिक ओलिवेल अपनी किताब सोसाइटी इन इंडिया 300 to 400 BC में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने स्वयं एक ग्रीक महिला से शादी की, क्योंकि उस जमाने में शांति समझौता के लिए ऐसा करने का चलन था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में ग्रीक खून दौड़ रहा हो, ये मतलब है कि अब जब मदर फादर हैं तो गुण तो आता ही है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रतिनिधि मेगास्थनीज को भेजा, जो अपनी किताब इंडिका में उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन किया है। मेगास्थनीज का जो वर्णन किया था उसकी मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते हुए बहुत से ग्रीक और लैटिन लेखकों ने उस समय के भारत का चित्र खींचा है। इससे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन बहुत प्रगति कर चुका था। उसका राज आर्थिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण था, राजा प्रमुख था। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना। तो द वंडर दैट्स वाज इंडिया A.L. भशम की बुक से ये दिखता है कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की न्याय व्यवस्था की तारीफ की थी और राजा खुले दरबार में खुद लोगों को न्याय देता था। किताब में यह भी लिखा गया कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में एक आलीशान और विशाल महल में रहता था, जिसकी सुंदरता और भव्यता अविश्वसनीय थी। लेकिन उसका जीवन बहुत सुखी नहीं था, क्योंकि वह हमेशा अपनी हत्या का डर लगा रहता था। उसकी सुरक्षा के लिए चकाचौंध बंद प्रबंध किए जाते थे। पाटलिपुत्र को चारों तरफ से लकड़ी की बनी दीवारों से घेरा गया था। उन दीवारों में जगह जगह छेद किए गए थे ताकि वो वहां से बाणों को चलाया जा सके। दीवार से सटी हुई 600 फीट चौड़ी खाई खोदी गई थी ताकि विरोधी सेना नगर के अंदर ना घुस सके। पाटलिपुत्र पर 30 सदस्यों के प्रशासनिक बोर्ड शासन करता था। चंद्रगुप्त के पास एक बड़ी सेना थी जिसको नियमित रूप से वेतन और हथियार दिए जाते थे।
मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। हर हाथी पर महावत के अलावा 4 सैनिक सवार रहते थे। दिनचर्या की अगर बात करें तो सारा दिन महल में ही व्यतीत होता था। J.W. मैकडरिल अपनी किताब एशियंट इंडियाज इज डिस्क्राइब्ड बाय मैगस्थनीज एंड एरियन में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र महिला अंगरक्षकों को दी गई थी। वो लोगों के बीच जाते थे तो बेहतरीन मलमल के कपड़े पहनते थे जिस पर बैंगनी और सुनहरे रंग की कढ़ाई की जाती थी। कम दूरी की जगहों पर वे घोड़े से जाते थे, लेकिन लंबी दूरी के सफर वो हाथी पर बैठ के तय करते थे। वे दिन में नहीं सोते थे, रात में वो अपना सैन्य कक्ष बदल बदल कर सोते थे ताकि उनको मारने की किसी की योजना नाकाम किया जा सके। मालिश करवाते समय वो लोगों की फरियाद सुना करते थे। उनको हाथियों, बैलों और गैंडों की लड़ाई देखने का शौक था। वो बैलों की दौड़ देखने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। सिंहासन का परित्याग। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिन में उन्होंने सिंहासन का परित्याग करते हुए अपने बेटे बिंदुसार को मगध का राजा बना दिया। रोमिला थापर की अपनी किताब अर्ली इंडिया में लिखती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन साधु भद्र बहू के साथ दक्षिण चले गए थे। वहां उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जैन तरीके से भूखे रहकर अपने जीवन का अंत किया। वो इस तरह से पूरी भारतीय उपमहाद्वीप के राजा थे। उनका साम्राज्य ईरान की सीमा से लेकर गंगा के पूरे मैदान तक फैला हुआ था। आज हिमाचल प्रदेश और कश्मीर भी शामिल है। कलिंग, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु उनके साम्राज्य में शामिल नहीं थे, लेकिन आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान उसके साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे, बल्कि उतने ही बड़े प्रबंधक और प्रशासक भी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।